अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। डियर एस्पिरेंट्स, ये वीडियो बनाने का मकसद आपसे 3 बातें डिस्कस करनी थी। सबसे पहले ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। दूसरा CSS 2022 के रिटन एग्ज़ाम की डेट में जो चेंज आया है उसमें हमारे कुछ ऑनलाइन सेशंस का प्लान था, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। और तीसरा, आप स्टूडेंट्स ने बहुत से स्टूडेंट्स ने नोट किया होगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी कर रहे हैं कि जो DMCs से रिलेटेड CSS 2021 की DMCs से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड किए थे वो क्यों रिमूव हुए हैं। तो उसके पीछे थोड़ी सी कहानी है, वो भी क्योंकि ये पूरी हमारी कम्युनिटी है, सालों से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, तो आपका हक बनता है कि आपको मालूम हो कि आखिर ये वीडियोस क्यों रिमूव किए हैं मैंने, और आइंदा क्या इस तरह के वीडियोस जो है इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे या नहीं। सबसे पहले CSS 2022 के स्क्रीनिंग टेस्ट के रिज़ल्ट की बात करते हैं जी। 95.5% कैंडिडेट्स ने इस टेस्ट को पास कर दिया। अब ये टेस्ट अनाउंस क्यों हुआ था? FPSC के जानिब से ये कहा जा रहा था कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को फ़िल्टर करना है, वो जो प्रोसेस होता है पूरा रिटन एग्ज़ाम का कंडक्ट करने का उसको आसान बनाना है, और ये सारे रीज़न्स दिए गए थे FPSC के चेयरमैन के जानिब से और पूरे इदारे के जानिब से। लेकिन हुआ ये है कि CSS 2022 के स्क्रीनिंग टेस्ट में 49,038 एप्लीकेंट्स अपीयर होते हैं और उसमें से 48,787 ने क्वालिफाई कर लिया। सिर्फ और सिर्फ 250 के करीब कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। अब ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट किया गया है सिर्फ इन 250 बच्चों को फ़िल्टर करने के लिए। ये फिर एग्जामिनर के लिए शायद बड़ा बर्डन बनने वाले थे। तो ये बहुत से सवाल उठाता है ना, ये पूरा जो एपिसोड हुआ है कि 95.5% कैंडिडेट्स पास हो गए और 0.05 जो हैं वो फ़िल्टर हुए हैं। आप आधे % से भी कम बच्चों को फ़िल्टर करने के लिए इतना बड़ा आपने जो है मीना बाज़ार लगाया, एक पूरा जो है इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, एग्ज़ाम डिले हो गया, इसका कोई फ़ायदा आउटकम तो बाहर नज़र नहीं आता कैंडिडेट्स को। सिर्फ 250 बच्चों को फ़िल्टर करना था। ये तो दादाद वही है जो आखिर जाके पास होते हैं। अब अगर पिछले साल से कंपेयर करें, CSS 2021 में 39,000 के करीब, उससे थोड़े से ज़्यादा बच्चे ये फॉर्म फिल करते हैं और उसमें से आधे से भी कम 17-18 हज़ार अपीयर होते हैं। इस बार ये आपने पूरा फ़िल्टर करने की जो कोशिश की है उसके बावजूद 48,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं आपकी फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस से पास होके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें से आधे कर लें आप, अपीयर होने वाले 20,000 फिर भी लास्ट ईयर से ज़्यादा हो गए। एस्पिरेंट्स जो सीरियस एस्पिरेंट्स थे उनको उम्मीद ये थी कि शायद FPSC का ये जो फ़िल्टर करने वाला प्रोसेस हो वो ऐसा होगा कि जो 17,000 अपीयर होते हैं उसमें से वो कम करके 5-6 हज़ार तक नंबर पहुंचाएंगे, फिर जाके एग्ज़ाम आपके जो आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं उसमें फिर आपको ट्रेंड्स नहीं देखने पड़ेंगे, आपकी चेकिंग जो है आपके लिखे हुए मयार के हिसाब से होगी। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इस पूरे आउटकम से, इंक्लूडिंग मेंटोर्स, वो डिसअपॉइंटेड हैं। अब इस पूरे प्रोसेस का आउटकम यही है कि सब कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर होंगे। ये 250 बंदे ये शायद वो होंगे कि जो एग्ज़ाम में आई इसलिए होंगे कि वो चाहते होंगे कि कुछ ना कुछ तो फेल हो जाएं, हम बिना पढ़े जा रहे हैं, CSS का कुछ नहीं पता, बस 4-5 नंबर्स जो हैं उससे ज़्यादा 200-250 नंबर्स तक पहुंच जाए। क्योंकि जिस हवाले से टेस्ट कंडक्ट किया गया था उसमें जो सवाल आए थे कि आप CSS पास करते हैं तो आप हैप्पी फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं तो चेहरे पे स्माइल आती है, चेहरे पे स्माइल आती है तो आप हैप्पी होते हैं, CSS पास करते हैं तो आप हैप्पी होते हैं। इस तरह के सवाल, कुछ इस तरह का सवाल था, आपको याद होगा। तो इतनी इजी लेवल रखी गई थी CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट की। अब हो ये सकता है कि नेक्स्ट ईयर 33% ही हो पासिंग क्राइटेरिया, लेकिन सवाल जो है टफ़ कर दिए जाएँ FPSC के जानिब से। तो स्टूडेंट्स ने रिलैक्स नहीं होना, हो सकता है इसका बर्डन जो है आगे आने वाले जो सालों में जो लोग CSS के एस्पिरेंट हैं, उम्मीदवार हैं, उनको इसका असर सहना पड़े। ठीक है जी, फ़िल्टर तो कोई होते हुए यहाँ पे नज़र नहीं आया मुझे। प्रोसेस जो फेब में एग्ज़ाम होने होते हैं CSS के वो फिर डिले हो गए, इसका आउटकम ये नज़र आया है। अच्छा, अब इस सब में दूसरी बात, अब हमारी बैचेस की तरफ आ जाते हैं जी। हमने प्लान किया हुआ था पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और मैथ के सेशंस होने थे हमारे मार्च में। अब उसमें पाकिस्तान अफेयर्स का बैच तो एज़ यूजुअल होगा,
मैथ्स का बैच भी होगा जो पोस्टर्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए गए हैं। ये टॉप कॉर्नर पे जो व्हाट्सएप का नंबर है मेरे कोऑर्डिनेटर का, जिनको नहीं पता आप उनसे मालूम कर लें। अब ये बैचेस जो हैं ये अपनी टाइम पे हो रहे हैं। जो कैंडिडेट करंट अफेयर्स का वेट कर रहे थे, नवंबर के बाद से देखिए जी मैंने करंट अफेयर्स का कोई रेगुलर बैच कंडक्ट नहीं किया, पाकिस्तान अफेयर्स के काफ़ी बैचेस किए हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में, मेरे खुद अपने जो स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुके हैं मुझसे, उनको इंतज़ार था कि करंट अफेयर्स का बैच अभी होगा अभी होगा। मैं करंट अफेयर्स बहुत जो है डिटेल से पढ़ाता हूँ, लंबा बैच होता है, 1.5 माह का होता है, क्योंकि पहले एडवर्टाइजमेंट में ये बताया गया था कि CSS का रिटन एग्ज़ाम 30 मई को होगा। तो मार्च अप्रैल मई 2 माह थे। तो इसमें अगर हम अप्रैल के पहले वीक में भी हम अनाउंस करते करंट अफेयर्स का बैच, या दूसरी वीक में करते, फिर भी हम मई के एंड से पहले हम एक हफ़्ता पहले कंक्लूड कर लेते करंट अफेयर्स को, क्योंकि मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता। मेरी हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है कि सिलेबस को कम्प्रीहेंसिव तरीके से तैयार करवाया जाए। अभी जो न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें रिटन एग्ज़ाम 12 मई को होगा। सो अगर मैं मार्च के एंड में भी अगर बैच स्टार्ट करता हूँ तो फिर भी स्टूडेंट्स के लिए वो फिर जस्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस आपको 1 माह के अरसे में शॉर्टकट से तो नहीं तैयार करवा सकता ना। अब देखें, एक है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, एक कह लें कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जो नवंबर 2021 में मैंने करंट अफेयर्स का बैच किया था, उसमें यूक्रेन क्राइसिस मिसिंग है, अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद वाला एनालिसिस मिसिंग है, यानी कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ रिपोर्ट्स आपने अपडेट करनी होगी। तो अगर आप चाहें, जो चाहते हैं कि इश्यूज़ जो हैं जेनरिक उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ अपडेट आप खुद कर सकते हैं, तो आप चाहें तो मेरे कोऑर्डिनेटर से इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके नवंबर बैच की आप चाहें तो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं करंट अफेयर्स की। क्योंकि अभी मार्च के एंड में या अप्रैल के मंथ में मैंने सोचा ये है कि मैं एक बैच पूरा तो अभी मुश्किल है मेरे लिए करंट अफेयर्स का इस टाइम पीरियड के दौरान कंडक्ट करना। तो होगा ये मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में कंडक्ट करूँगा। अब वर्कशॉप से क्या मुराद कि 10 टॉपिक्स, 8 टॉपिक्स, 12 टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के होंगे, इंटरनेशनल इश्यूज़ के होंगे, ग्लोबल इश्यूज़ के होंगे। वो स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा कि भाई करंट अफेयर्स की एक वर्कशॉप हो रही है अप्रैल में या मार्च के एंड में, 10 लेक्चर्स होंगे, उसकी पर्टिकुलर थोड़ी सी मिनिमल अमाउंट में फ़ीस होगी, और वो फिर लाइव क्लासेस होंगी 8-10। जो स्टूडेंट्स जो हैं उन टॉपिक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो 1-2 हो सकता है कि मैं वर्कशॉप्स करवा लूँ, लेकिन फुल फ्लेज्ड बैच जो है मुश्किल नज़र आ रहा है फ़िलहाल, क्योंकि काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से तैयार करने में थोड़ा सा आपकी टीचर को भी टाइम लग जाएगा। सो अगले 20-22 दिनों में वो होना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है मैं आपके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करूं 10 टॉपिक्स की, उसकी फ़ीस और उसके जो है 10-10 लेक्चर्स, इंटरनेशनल इश्यूज़ के, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ हम कर लेंगे। वो फिर आप ज़ोहेब से राब्ते में रहिएगा, वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो फुल फ्लेज्ड बैच करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अब आपके लिए पाकिस्तान और हमारा मैथ्स का जो बैच है उसमें फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स को कि जो चाहते हैं कि रिसेंट जो हमारे बैचेस कंडक्ट हुए हैं पाकिस्तान अफेयर्स का, जिसमें मैं सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स में 20 लेक्चर्स होते हैं हिस्ट्री के। अब मैथ के बैच में हम सारा सिलेबस कवर करते हैं, FPSC से आपके PPSC और जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो मैथ का पोर्शन है वो सारा कवर हो जाता है हमारे मैथ के बैच में। और साथ ही साथ CSS 2016 से प्रेजेंट ईयर तक जो CSS के पास पेपर्स हैं वो भी मैं स्टूडेंट्स को इसमें सॉल्व करवाता हूँ। अब आपके पास स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो पाकिस्तान अफेयर्स जो हिस्ट्री के पोर्शन का बैच है और मैथ के पोर्शन को आप चाहें तो ज़ोहेब से रब्ता करके उनके रिकॉर्डेड सेशंस ले सकते हैं। उसकी जो फ़ीस है वो आपको वो बता देगा, और आपको फिर गूगल ड्राइव पे एक्सेस बता दी जाएगी कि भाई ये 20 लेक्चर्स हैं, 22 लेक्चर्स हैं, इसको कवर करने के लिए आपके पास ये 30 दिन हैं, 25 दिन हैं, तो अपने पेस के हिसाब से आप कवर कर लें। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की या मैथ के बैच की, वो फिर हमारे पोस्टर्स को रेफ़र कर सकते हैं, कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएंगे। तो ये तो क्योंकि बैचेस के लिए ये जो रिकॉर्डेड सेशन वाली अपॉर्चुनिटी है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 22 में अपीयर होना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, वो समझते हैं कि उनको डेली बेसिस से बेहतर है कि एक साथ लेक्चर्स दे दिए जाए हिस्ट्री के, मैथ के, वो 10-12 दिन में सारे कवर कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, वो कवर कर लेते हैं, तो ये उनके लिए आसानी के लिए हमने किया है। बाकी जो रेगुलर क्लासेस डेली क्लास होती है, हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी होती है, वो उस हिसाब से जो करना चाहते हैं वो भी आपकी चॉइस है। अच्छा, ये तो थी ऑनलाइन बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं आखिरी ये जो डिस्कशन का हिस्सा है, लास्ट जो मैंने
CSS 2021 के DMCs के वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड किए थे, फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सेकंड, थर्ड, फिर इन तीनों की DMCs का एनालिसिस किया था कि मार्केट ट्रेंड क्या है। ये चारों वीडियोस जो जी मैंने डिलीट कर दिए हैं। ये आप जो इस YouTube चैनल से जुड़ी हुई कम्युनिटी है, आपके मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे मिले कि सर क्यों डिलीट किए हैं। अब इसकी देखें वजह है, वजह यह है, मैं खुद हैरान हूँ उस वजह को लेके। हर साल की तरह ये एक ट्रेडिशन बनाया हुआ था मैंने इस चैनल पे कि जब भी CSS का फाइनल रिज़ल्ट आता था, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए टॉपर्स की मार्कशीट उनके सामने रखी जाती थी, जैसे वो इंस्पायर हो सकें कि अच्छा आप इस तरह से परफॉर्मेंस रखें, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन रखें, ये स्कोरिंग ट्रेंड है, जैसे वो अपने डिसीजंस लेने में आसानी उनको हो सके स्टूडेंट्स को। तो यही मकसद होता है, पॉजिटिव सेंस में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और ये देखें, इन्फॉर्मेशन मैं तभी शेयर करता हूँ जब ये ऑलरेडी मुख्तलिफ अकेडमीज़ अपने पोर्टल्स पे उन एस्पिरेंट्स की, उन कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। मैं कोई छुप छुपा के उनकी मार्कशीट नहीं निकाल के आता और सारे इंटरनेट पे पहला अपलोड मेरा नहीं होता, ये ऑलरेडी एस्पिरेंट्स के पास होती है मार्कशीट। मैं सिर्फ उनको वहाँ पे रीशेयर करता हूँ वीडियो के फॉर्म में, और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया जाता है कि भाई हाँ देखें, इन्होंने ये परफॉर्म किया है, इन्होंने ये डिसीजंस लिए थे जो मार्कशीट से नज़र आ रहे हैं, और आप चाहें तो इसको अपने लिए मोटिवेशन का बायस बना सकते हैं एक पॉजिटिव सेंस में। जो स्टूडेंट्स सालों से इस चैनल को फॉलो करते आए हैं उन्हें अंदाज़ा है। अब इस बार हुआ ये कि मैंने एज़ यूजुअल तीनों टॉपर्स की मार्कशीट आपके साथ शेयर की, उनका कंपैरिजन शेयर किया, और इस बार कुछ 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस देखे, उनसे सीखा, मुफीद हुए। और हुआ ये मुझे कि कुछ दिनों पहले CSS 2021 के टॉपर का फेसबुक पे मैसेज आता है कि आपने मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किससे पूछ के अपने YouTube चैनल पे शेयर की है, आपकी इतनी फॉलोइंग है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इससे मेरी प्राइवेसी वायलेट हो रही है, और आप इन वीडियोस को रिमूव कर दें जिसमें आपने मेरी मार्कशीट शेयर की है। अब ये मार्कशीट जो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है, मुख्तलिफ अकेडमीज़ ने पब्लिश की हुई है, और प्राइवेसी में उनका नाम, जो CSS टॉपर का ऑलरेडी ऑलरेडी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपलोड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, सबको पता है। ये छुपाने वाली बात तो मुझे नहीं समझ आई कि है। तो मैंने उस बंदे को, CSS 2021 के फर्स्ट पोजीशन होल्डर को मैंने कॉल की फेसबुक पे, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, और हम्बल होने के बजाय र्यूड होकर उसने ये लिखा कि मैं आपकी कॉल अटेंड करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने वॉइस नोट भेजा, मैंने कहा भाईजान आपकी रिज़ल्ट मैंने शेयर की है जो ऑलरेडी पब्लिक है, मार्कशीट ऑलरेडी पब्लिक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं ऑलरेडी पब्लिक है, पॉजिटिव सेंस में आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करने के लिए, ना तो आपको डिफेम करने की कोई साजिश है। आप जिस एग्ज़ाम को टॉप कर चुके हैं, जो आपने पोजीशन हासिल की है, वो बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस है, और वो आपकी परफॉर्मेंस से इंस्पायर होना चाहते हैं, और वही इंस्पायरेशन जो है एक ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी करके, जो इंटरनेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर की गई। ये कोई कंस्पेरेसी नहीं थी, इसमें कोई ऐसा खुलासा नहीं था आपकी ज़िंदगी का जो आपने छुपा के रखा है और सबको पता चल गया। तो बहरहाल उसने वो वॉइस नोट सुना, और उसके जवाब में कहता है कि हाँ मेरे हैं रिजर्वेशन, और नो मतलब नो, डिलीट कर दो वीडियो, वरना मैं YouTube को रिपोर्ट करूँगा और FIA में कंप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि अच्छा ठीक है भी, आपको रिजर्वेशन है, लेकिन आप जैसे टॉपर से एक बंदा हम्बल होने की एक्सपेक्टेशन रखता है, डाउन टू अर्थ हो जाए। लोग जब इतनी कामयाबी से अल्लाह पाक जिन लोगों को नवाज देता है, वो हम्बल हो जाते हैं, शुक्रानों के नफल पढ़ना शुरू कर देते हैं, लोगों से बातचीत में उनकी धीमापन आ जाता है। लेकिन ये लहजा और ये एटीट्यूड, ये र्यूडनेस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने उन्हें कह दिया कि भाई आपने जो करना है करें, मुझे डिस्टर्ब ना करें, बॉदर ना करें अपने मैसेजेस से, मुझे आपकी रिजर्वेशंस की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कोई साइबर क्राइम नहीं किया। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बाकी इन इदारों में काम करते हैं, तो FIA वाले जो इदारे में काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई मैंने एक बंदे की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की है जो पब्लिक के भले के लिए है, और वो ऑलरेडी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, मैं फ़र्स्ट अपलोडर नहीं हूँ उस इन्फॉर्मेशन का, तो क्या ये साइबर क्राइम है? तो मैंने जब कंफर्म कर लिया कि ये कोई साइबर क्राइम इस तरह का नहीं है, मैंने सिर्फ एक जो है ग्रेटर गुड के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर की थी,
जो हर साल मैं करता आ रहा हूँ, और किसी को इस पे एतराज़ होना एक ऑकवर्ड बात है, और वो बंदा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होने से। तो जब मैंने कंफर्म कर लिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तभी मैंने उसे कहा कि बॉदर ना करो। फिर जाके उसने यूट्यूब पे रिपोर्ट किया है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फलां वीडियोज़ में शेयर की जा रही है। यूट्यूब का मुझे मैसेज आया कि आप के इन वीडियोज़ पे किसी इंडिविजुअल ने कहा है कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके फ़ोटोज़, उसका नाम, उसका रिज़ल्ट कार्ड आपने शेयर किया है। तो ये फिर आप अगर समझते हैं कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उसको ब्लर वगैरह कर दें, आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन में चेंज कर दें, जो कि मैं चाहता तो कर सकता था। लेकिन जब इतनी सारी नेगेटिविटी आ गई और फिर मुझे जो है लगा कि मैं इन वीडियोस को ना अपील में जाता हूँ यूट्यूब के उस लीगल सपोर्ट की तरफ, मैंने उनको फिर सारे वीडियोस को रिमूव कर दिया। और मैंने समझा कि हो सकता है कि बाकी कोई जो भी सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर हैं उनको भी शायद ऑकवर्ड लगे कि उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने जो तमगा हासिल किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर, उनको फिर शायद अजीब लगे कि लोगों के साथ उनकी खुशी को शेयर किया जा रहा है। तो फिर मैंने वो भी डिलीट कर दिए। मैंने सोचा कि एस्पिरेंट्स को जो है जो फ़ायदा हो रहा है वो शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, फर्स्ट पोजीशन होल्डर को वो अपनी कामयाबी को छुपा के रखना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रहे थे वो अपनी इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी, उसको ही अगर मैंने शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म पे, उस पर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। यहाँ पे हैरत की बात ये है, वो इन्फॉर्मेशन अनकंफर्टेबल उनको फील करवाती है जो इन्फॉर्मेशन में है ये कि ये बंदा जो है टॉपर है, इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, ये इसका स्कोर है। इन्फॉर्मेशन ये है, उनकी वो तस्वीर जो ऑलरेडी उन्होंने फेसबुक पे पब्लिकली अवेलेबल की हुई है, सोशल मीडिया पे, वही तस्वीर, और मार्कशीट जो मुख्तलिफ अकेडमीज़ ने ऑलरेडी पब्लिक की हुई हैं, उनका नाम जो FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है, उनकी इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट किया गया, वो इनको ऑकवर्ड फील करवा रही थी, अनकम्फर्टेबल फील करवाई दी थी। ये मुझे याद वो बच्चे आ रहे थे जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के बोर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो फिर टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए आपको ब्राइब देनी पड़ती है, ऐसे केसेस आपको नज़र आते हैं। ये बच्चे फिर अपनी पोजीशन छुपा रहे होते हैं, उन मार्क्स को वो इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, ये फिर इधर उधर नहीं बता रहे होते कि हमारी फ़र्स्ट पोजीशन है। ऐसा ना हो कि वो फिर हमसे कोई आगे सवाल पूछे, बंदा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये फिर वहाँ पे तो बात समझ आती है जहाँ पे लोग मेरिट के बुनियाद पे पोजीशन हासिल नहीं करते, कॉम्पिटिटिव नहीं होते, वो फिर अपना काम निकल जाता है पोजीशन से, छुपाते रहते हैं ख़ुद को। ये तो मुकाबले का इम्तिहान है। आपके जैसा बंदा वो तो प्राउडली लोगों के सामने आना चाहिए, आप अपनी जर्नी शेयर होने पे आप को तो खुश होना चाहिए। ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल होना, ये मुझे बिल्कुल बात समझ नहीं आई। सो इस तरह की सोच रखने वाला बंदा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को पास कर ले, इंटरव्यू के पैनल को फेस कर ले, और पास करने के अलावा वो टॉप कर ले, ये बहुत ही फ़िक्रमंद होने की बात है, क्योंकि यही फिर आपके आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लोगों को सर्व करेगा। और इस तरह की नैरो सोच रखने वाला बंदा और इस तरह की मेंटलिटी रखने वाला बंदा, ये फिर ड्यूटी किस तरह से सर अंजाम देगा, ये फिर अल्लाह ही हाफिज़ है लोगों का, जिस तहसील में, जिस डिस्ट्रिक्ट में इनकी जॉब लगती है। बहरहाल ये पूरा सिनेरियो था। तो इन्होंने जब कहा कि अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं और लोग यूट्यूब पे भी रिपोर्ट कर दिया, यूट्यूब का फिर मुझे मैसेज आया कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ब्लर शिलर कर दें। वो मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि मैं CSS PMS के एस्पिरेंट्स को पॉजिटिव वाइब्स दूँ, पॉजिटिविटी फैलाऊँ, मोटिवेट करूँ। लेकिन जब एक कंटेंट जिसका मकसद पॉजिटिविटी फैलाना है, उस पे कोई मुझे नेगेटिविटी दे रहा है, तो वो फिर मेरे लिए बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा रिमूव इट। और आइंदा से बस मैंने ये तय कर लिया है कि जनरली ये जो DMCs वाले वीडियोस होते हैं, ये मुझे बनाने में मज़ा नहीं आता। कुछ वीडियोस की कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए बनाते हैं, ये वीडियोस बनाने में मुझे मज़ा नहीं आता। ऑडियंस जो है, आपके सब्सक्राइबर बेस जो हैं, वो वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपके लिए, आपके साथ ये शेयर किए जाते थे वीडियोस। अब आइंदा से मैंने ये तय कर लिया है कि DMCs जो हैं वो उसकी एनालिसिस शायद मैं ऐसे इस चैनल पे शेयर ना ही करूं। सिर्फ करंट अफेयर्स स्पेसिफिक वीडियोस आपके उस चैनल पे मिलेंगे, और जो CSS क्वालिफायर्स हैं या टॉपर्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ जब वो इस चैनल पे लाइव खुद आएंगे या हमारी जो रिकॉर्डेड डिस्कशन होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी।
और बाकी जो हमारे वीडियोस की कैटेगरीज़ हैं जो ऑलरेडी चैनल के आपको क्लिप आर्ट में मिल जाएंगे, उन्हीं चीज़ों को हम कवर करते रहेंगे। आज की डेट में ये बात भी हैरान करने वाली है कि लोग अपनी कामयाबी को छुपा के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है, जिस परफॉर्मेंस से ये ज़ाहिर होता है कि वो पोजीशन होल्डर हैं, वो लोगों तक ना पहुँचे, छुप छुपा के रहें और छुपे रहें। ये तो वो बंदा करता है जो फेलियर हो। टॉपर इस तरह से करे तो वो फिर सोचने वाली बात है। इसका जवाब मुझे तो समझ नहीं आया। बहरहाल ये सब कुछ मुझे अपनी इस यूट्यूब कम्युनिटी के साथ शेयर करना था। मिलते हैं फ्यूचर में किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।